ये जो अपनी बेटियों को जो भेजना चाहते हैं, उन बेटियों के लिए कितना कैसा स्ट्रगल है? बेटियों के लिए हो चाहे बेटों के लिए, दोनों के लिए मैं कहूँगी कि उनको अपने आप को टेक केयर करना आना चाहिए। टेक केयर करने का मतलब है उनको अपना खाना बना के खाना आना चाहिए, उनको सफाई करके रखना चाहिए, आना चाहिए कि घर को कैसे साफ रखना है। क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन परिवारों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो नहीं सीखते। लेकिन वहाँ पे अगर आप जा रहे हो, पढ़ाई के लिए भी जा रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों चीज़ें तो आनी चाहिए। और अपने कपड़े धोने भी खुद आने चाहिए। बिल्कुल, अपने कपड़े धोने आने चाहिए, किस तरह से कपड़ों को सेपरेटली धोना है, ऊन वाले कपड़ों को कैसे सेपरेट धोना है, दूसरे कपड़ों को कैसे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये ज़रूर आनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों को एटलीस्ट 1 महीना अकेले अपने आप गुजारना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि क्या क्या आगे उनको चैलेंजेस आएंगे और उनको वो ओवरकम कर सकें, यहाँ से सीख के जा सकें। जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, या फिर पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटी से ही शुरू करो, आप एक्सपीरियंस बनता है उसका। वहाँ पे यूएस में मोस्टली बच्चे हाई स्कूल से ही जॉब करना शुरू कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई ना कोई जॉब वो ज़रूर करते हैं, चाहे किसी फैमिली से हो, किसी भी फैमिली से हो। एक आपने कहा कि जैसे वो पढ़ाई के साथ काम करते हैं। हाँ जी। तो हमारे जैसे इंडिया से बच्चे जाते हैं और उनके पेरेंट्स को भी एक संशय रहता है कि उनको एक काम कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा, यूनिवर्सिटी के बाहर मिलेगा। तो उनको वो जो बच्चे पढ़ाई के साथ काम करते हैं, क्या क्या काम उनको मिलता है, क्या यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटी के बाहर? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज हमारे साथ हैं मैडम डॉक्टर सुमन ग्रेवाल। इंडिया में पली बढ़ी पैदा हुई और आजकल अमेरिका में हैं पिछले 2 दशक से। हाँ जी, मोर देन 2 डेकेड्स। यस, और अमेरिका में हैं और वहाँ पहले टीचिंग की 15-20 साल तक, और आजकल फार्मा इंडस्ट्री में हैं और बहुत मैडम ने एक बड़ा मुकाम अमेरिका में हासिल किया है। तो मैडम की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे, और जो बच्चे अमेरिका में फार्मा की लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस बारे में बात करेंगे। डंकी वालों का अमेरिका में क्या फ्यूचर है उसके बारे में मैडम थोड़ा स्पेशल बताना चाहेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले थोड़ा आप अपने बारे में परिचय दें। इंडिया में कहाँ पैदा हुई, कौन सा मूल रूप से गाँव आपका? ठीक, मैं चंडीगढ़ में पैदा हुई हूँ और वहीं पे पली बड़ी हूँ। मेरी सारी एजुकेशन चंडीगढ़ से ही हुई है, लेकिन मेरे पापा धनाना से हैं, लाखन माजरा के पास में जो है उस धनाना से। हरियाणवी टच आ गया। और मेरे हस्बैंड जो है वो समचाना में पैदा हुए हैं। वो दोनों रोहतक जिला है। वो बहुत अच्छे से हरियाणवी बोलते हैं, तो इसीलिए मोस्टली हरियाणवी उनसे सीखी है। क्योंकि चंडीगढ़ में तो हरियाणवी सीखी नहीं होगी। नहीं। तो पापा जॉब करते थे वहाँ? हाँ, मेरे पापा जॉब करते थे हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में। मेरी मम्मी भी हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। मेरे पापा का नाम है श्री ओम प्रकाश राठी जी, और मेरी मम्मी का नाम था श्री परमेश्वरी देवी। ओके, और डॉक्टर ग्रेवाल समचाना गांव से? हाँ जी, डॉक्टर जसवीर ग्रेवाल समचाना से। कैसे इंडिया की बेटी, हरियाणा की बेटी कैसे अमेरिका पहुंची, वो थोड़ी यात्रा? तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड गए थे 2001 में, ओके, एज अ पोस्ट डॉक। तो उस टाइम पे मैं पीएचडी कर रही थी यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं केमिस्ट्री से पीएचडी करी है, तो मैं वहाँ पे उस टाइम पीएचडी कर रही थी। तो उनके जाने के बाद में मैंने अपनी कंप्लीट करी और फिर उसके बाद में उनको ज्वाइन करा। और फिर वहाँ जाने के बाद में मैंने पोस्ट डॉक पोजीशंस के लिए अप्लाई किया और एक जगह मिल गई, तो वहाँ से अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करी। जी। और टीचिंग की आपने कौन से, कहाँ पर टीचिंग करी? मैंने जब वीज़ा प्रोसेसेस होते हैं, जिस टाइम पे मैंने पोस्ट डॉक शुरू करी उस टाइम पे मेरा जो वीज़ा था, मैं उससे में एक से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो उसी वीज़ा उसी जॉब के लिए मिला था जो मैंने उस टाइम पे कर रही थी, जो पोस्ट डॉक थी उसी के लिए वीज़ा था, H1 वीज़ा। तो लेकिन उसके कुछ साल बाद में मेरे हस्बैंड डॉक्टर जसवीर ग्रेवाल का EB1 में ग्रीन कार्ड हो गया था। वो होता है एक तरह से जो जहाँ इन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हो, वो यूनिवर्सिटी आपका स्पॉन्सर करती है ग्रीन कार्ड। तो उनका अप्लाई किया और उनको मिल गया था वो ग्रीन कार्ड। तो वो ग्रीन कार्ड मिलने के बाद में मैंने टीचिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई करना शुरू किया और कॉलेजेस में मेरे को ऑफर आई पढ़ाने के लिए, तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। जी, कौन से कॉलेज में, कहाँ पर? मैंने न्यूयॉर्क के कम्युनिटी कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू करा। दैट वाज माय सेकंड जॉब। एक जॉब मैं ऑलरेडी कर रही थी, तो एज एडजंक्ट प्रोफेसर मैंने उनमें कम्युनिटी कॉलेजेस में केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करा 2013 से।
और कब तक पढ़ाया? मैंने वो पढ़ाया कोविड के टाइम तक, 2020 तक पढ़ाया। अभी हाँ कोविड तक जी। हाँ जी, हाँ तो जी। अभी यह किस सिटी में रहते हैं अमेरिका में आप? हम न्यूयॉर्क स्टेट में रहते हैं और न्यूयॉर्क स्टेट के जो लॉन्ग आइलैंड है उस पे रहते हैं, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी के पास ठीक है। में। तो कोरोना के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको टीचिंग छोड़ना पड़ा? क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो एनरोलमेंट थी कॉलेजेस में वो एकदम से डाउन आ गई, क्योंकि बहुत से जॉब्स वो ख़त्म हो गए। तो अमेरिका में बच्चे यूजुअली अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं जी। तो जॉब्स चली गई उनकी, तो उनके पास में पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, ट्यूशन्स का पैसा देने के लिए नहीं था, फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एनरोलमेंट कम कर दी। तो एनरोलमेंट कम करने की वजह से सेमेस्टर्स कम हो गए, तो इसलिए उस टाइम पे सेमेस्टर्स कम हो गए तो फिर टीचिंग भी कम हो गई। तो जब मैं और मेरा दूसरा काम जो मैं ऑलरेडी कर रही थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ मूव करने का, वो मेरा इंक्रीज होता गया। तो जब मेरा उधर ज़्यादा बिजी हो गई तो फिर मैंने टीचिंग ड्रॉप कर दी। एक आपने कहा कि वहाँ बच्चे पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं। हाँ जी। वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो भी अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं उठाते? मोस्टली बच्चे खुद उठाते हैं। अच्छा। हाँ, पेरेंट्स नहीं उठाते, लेकिन किसी किसी के पेरेंट्स होते हैं जो उठाना पसंद करते हैं, पर मोस्टली बच्चे अपना पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं। सिर्फ हाई स्कूल तक वहाँ पे जो पढ़ाई है, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हो तो वो वहाँ पे खर्चा नहीं है उसका। जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया के स्कूल में जा रहे हो तो कोई फीस नहीं लगती है। और आफ्टर 10th फिर बच्चे अपना खर्चा खुद उठाते हैं? हाँ जी, आफ्टर +1 +2, आफ्टर +2 होता है हाई स्कूल। अच्छा। तो उसके बाद में जैसे कॉलेजेस में जाते हैं तो वो अपनी फीस का लोन लेते हैं, या बहुत कम फैमिलीज हैं जो उनका पूरा फीस दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे PhD भी कर लेते हैं, उसके बाद भी सब कुछ अपने पेरेंट्स से ही लेते रहते हैं। ये थोड़ी सी हमारी सोसाइटी में कमी है, जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि हम वेट करते रहते हैं कि कोई और हमारे को जॉब दे, इसके बजाय कि हम जाके बाहर जाके काम देखें। क्योंकि अगर आपने हाई स्कूल किया उस टाइम पे अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देते हो तो आपका काम करने का रुझान हो जाता है। उस टाइम पे कोई छोटी जॉब भी तुम्हारे को छोटी नहीं लगती है, क्योंकि तुमने सिर्फ हाई स्कूल ही पास करा है। जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, या फिर पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटी से ही शुरू करो, आप एक्सपीरियंस बनता है उसका। वहाँ पे यूएस में मोस्टली बच्चे हाई स्कूल से ही जॉब करना शुरू कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई ना कोई जॉब वो ज़रूर करते हैं, चाहे किसी फैमिली से हो, किसी भी फैमिली से हो। एक आपने कहा कि जैसे वो पढ़ाई के साथ काम करते हैं। हाँ जी। तो हमारे जैसे इंडिया से बच्चे जाते हैं और उनके पेरेंट्स को भी एक संशय रहता है कि उनको काम कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा, यूनिवर्सिटी के बाहर मिलेगा। तो उनको वो जो बच्चे पढ़ाई के साथ काम करते हैं, क्या क्या काम उनको मिलता है, क्या यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटी के बाहर? उनको यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम करने की इजाज़त होती है, और यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं और वहाँ पे भी वो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। अगर उनको जॉब मिल जाए, वहाँ पे एडवर्टाइज होती हैं जॉब हर एक यूनिवर्सिटी में, और वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, और कई बार मिल भी जाती है उनको। तो किस तरह का आपने इतना लंबे समय तक कॉलेज में पढ़ा है, किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है वहाँ पर? देखो, स्कोप हर एक फील्ड में जिसमें भी आप मेहनत करो। अच्छा। क्योंकि हर एक फील्ड में ज़रूरत होती है। हम देख रहे हैं कि हम कोई भी फील्ड ले लें, एजुकेशन का ले लें, मेडिसिन का ले लें, इंजीनियरिंग का ले लें, या मैनेजमेंट का ले लें, कोई भी फील्ड ले लो, आपको बस अपना स्किल सेट डेवलप करना है कि आप कितने हुनरमंद हो। जो आप काम कर जो भी आप काम करो उसको पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो, और इतना अच्छा करो कि कोई दूसरा उतना अच्छा काम ना कर सके, तो आप हर एक फील्ड में सक्सेस मिलेगी आपको। आपने यहाँ से केमिस्ट्री से MSc की, उसके बाद PhD की, और अभी आपने वहाँ पढ़ा। वहाँ की पढ़ाई में और हमारे यहाँ की पढ़ाई में कितना फ़र्क है? बैचलर में, मास्टर में, PhD में कितना डिफरेंस? देखो, जो क्यूरिकुलम है वो इतना डिफरेंट नहीं है। हमारी पढ़ाई जो है वहाँ की पढ़ाई के मुकाबले में बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है जी। तो उसमें इतना फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क इतना है कि एक्सपोजर मिलता है। जब आप बाहर जाते हो, चाहे अपने शहर से ही दूसरे शहर में जाओ, तो आपको एक्सपोजर मिलता है, और एक वहाँ पे ग्लोबल स्केल पे आपको देखने को मिलता है कि और भी बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, और भी देशों से आ रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, आप उनके साथ में कैसे कम्पीट कर रहे हो, और कई बार उस कॉम्पिटिशन के दौरान आपके स्किल सेट्स डेवलप हो जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे काम आते हैं। तो
बस उतना फ़र्क है। नहीं तो करिकुलम हमारा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का, स्कूल्स का बहुत बढ़िया है। हम लोग यहीं से ना पढ़ के वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं। Yes. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाई ख़राब है, बहुत अच्छी है यहाँ पे पढ़ाई। आप यहाँ से पढ़ के गए और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा? बहुत स्ट्रगल है। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, मेहनत करना है। और जब आपको एक बार मेहनत करने की आदत पड़ जाती है तो वो मेहनत करना आसान लगने लग जाता है। इसलिए जो दूसरे लोग आपको देखते हैं तो आप वो सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी है, जिस तरह से इनकी लाइफ पर बहुत मेहनत करके हम इस मुकाम पे पहुँचे और बहुत उतार चढ़ाव देखा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अपने देश से को छोड़ के जाके दूसरे देश में रहना और वहाँ सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे जैसे सभी लोग जो वहाँ पे गए हैं, सबने वो रास्ता देखा है, उतार चढ़ाव वाला। दिन रात काम मेहनत की होगी। बिल्कुल, कोई किसी के लिए भी रास्ता सीधा नहीं था, सबके लिए उतार चढ़ाव थे। किस तरह का थोड़ा शेयर करना चाहोगे? ये जो अपनी बेटियों को जो भेजना चाहते हैं, उन बेटियों के लिए कितना कैसा स्ट्रगल है? बेटियों के लिए हो चाहे बेटों के लिए, दोनों के लिए मैं कहूँगी कि उनको अपने आप को टेक केयर करना आना चाहिए। टेक केयर करने का मतलब है उनको अपना खाना बना के खाना आना चाहिए, उनको सफाई करके रखना चाहिए, आना चाहिए कि घर को कैसे साफ रखना है। क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन परिवारों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो नहीं सीखते। लेकिन वहाँ पे अगर आप जा रहे हो, पढ़ाई के लिए भी जा रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों चीज़ें तो आनी चाहिए। और अपने कपड़े धोने भी खुद आने चाहिए। बिल्कुल, अपने कपड़े धोने आने चाहिए, किस तरह से कपड़ों को सेपरेटली धोना है, ऊन वाले कपड़ों को कैसे सेपरेट धोना है, दूसरे कपड़ों को कैसे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये ज़रूर आनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों को एटलीस्ट 1 महीना अकेले अपने आप गुजारना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि क्या क्या आगे उनको चैलेंजेस आएंगे और उनको वो ओवरकम कर सकें, यहाँ से सीख के जा सकें। और टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई भी और फिर काम भी करना आपको। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना भी है और आपने काम भी करना है और अपनी मेंटल हेल्थ भी ठीक रखनी है। क्योंकि आप फैमिली से दूर होगे, वो जो सारा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है, मम्मी से बात कर ली, पापा से कर ली, बुआ से, मौसी से कर, वहाँ पे बहुत मुश्किल होएगा। हाँ, फ़ोन पे बात कर सकते हो, पर दिन का रात, रात की दिन होगी, पता ही नहीं चलेगा कि कब करनी है कब नहीं। तो चैलेंजिंग हो जाएगा। स्ट्रेस तो बच्चों को हो जाता होगा यहाँ से जा रहे हैं जो। होता है, पर सपोर्ट सिस्टम भी है। इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, इंडियन एसोसिएशंस काफ़ी, स्टूडेंट एसोसिएशंस, तो सपोर्ट सिस्टम भी है। कम्युनिकेट करें, आपस में बातचीत करें और देखें अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीव करना है। अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, महंगी भी है क्या वहाँ की पढ़ाई अपने यहाँ से? हाँ जी, कितना एक सेमेस्टर की कितनी फीस हो जाती होगी जो बच्चे BSc MSc? ये डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में है। जैसे स्टेट कॉलेजेस हैं, जो बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी होती है, और जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी ज़्यादा होती है। कई बार 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। हाँ जी। तो स्टेट कॉलेजेस में जैसे एक सेमेस्टर की फ़ीस अगर $5000 है 12 क्रेडिट कोर्सेज के लिए, तो उसी तरह से जो प्राइवेट कॉलेजेस होगा कोई, उसकी 50,000 हो सकती है पर सेमेस्टर। ठीक है। अच्छा, एक जैसे जो हमारे नॉन मेडिकल के साइंस के बच्चे हैं, उनके तो वीज़ा इजीली लग जाते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे IT में जाते हैं। आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का है, वो बच्चे भी इजीली उनके लिए है वहाँ पर जगह? प्रोबेबली मेरे को इतना पता नहीं था कि वीज़ा में भी सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है, क्योंकि मैंने तो साइंस की तरफ से ही देखा है सारा का सारा। पर मैंने और भी बच्चों को जैसे साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक सब्जेक्ट लेके भी वहाँ पे पढ़ने जाने के लिए देखा है। जैसे कुछ बच्चे मैंने देखे कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए साइकोलॉजी के लिए जा रहे हैं, तो आई थिंक कि इजीली अवेलेबल है वीज़ा। अच्छा, एक जैसे पढ़ाई कंप्लीट होगी, बैचलर 4 साल की है वहाँ पर। हाँ जी। और बैचलर करने के बाद फिर उनको जॉब मिल जाती है? क्योंकि फिर पेरेंट्स को एक सवाल रहता है कि आफ्टर स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब मिलेगी क्या, उसको कैसे आगे नौकरी, ग्रीन कार्ड, वो वीज़ा एक्सटेंड उसका होना, वो प्रोसेस थोड़ा सा समझाओ। वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रीम से हो आप, क्योंकि अंडरग्रेड डिग्री का ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया है या आप डिग्री कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कुछ कम्पिटिटिव कॉलेजेस हैं जो जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती है, तो वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट भी होती है अंडरग्रेड डिग्री के बाद में। और जो ग्रेजुएट डिग्री होती है जिसको मास्टर्स बोलते हैं, उसके वो भी डिपेंड करता है कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हो आप। अगर साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 3 साल का OPT मिलता है, और उस OPT के दौरान आप जॉब कर सकते हो। OPT मीन्स
ऑप्शनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग है या ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। Okay. तो मेरे को ओ का भी ध्यान चलो, कोई नहीं, नहीं, क्योंकि जी। मैंने वो नहीं किया था। है जी। ओपीटी मैंने स्टूडेंट्स से ही सुना है कि दैट इज ओपीटी है। तो Okay. जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनको 3 साल का मिलता 3 है। year, जी। हाँ, और जो नॉन साइंस होते हैं उनको 1 साल का मिलता है ओपीटी। Okay. तो उस ओपीटी के दौरान वो जॉब कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे ही। और उनको जॉब ढूंढनी होती है उसमें, जॉब ढूंढनी होती और है। तभी उनको उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है फिर। हाँ जी। अच्छा, स्कॉलरशिप वो डीमेट है और डीआरई ऐसा कुछ होता है, वो एग्ज़ाम बच्चा दे के जाए तो शायद उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ऐसा भी है क्या कंप्लीट 100%? देखो, जो भी एग्ज़ाम दे के जा रहे हो और जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपके स्कोर्स देखते हैं, आपके मार्क्स देखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो उनके पास में क्या अवेलेबल है, वो स्कॉलरशिप्स ऑफर भी कर सकते हैं आपको। तो ऑफर होती भी है बच्चों को, तो उससे हेल्प हो जाती है फीस की तरफ, आपके खर्चे की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पंजाब के बाद एक हरियाणा में एक डंकी सिस्टम बड़ा चलन में है। बहुत सारे हमारे जो बच्चे, एक तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक बिना पढ़ने वाले हमारे गाँव के बच्चे हैं, वो स्टडी पे तो जा ही नहीं सकते, और फिर वो ज़मीन बेचकर वो डंकी रूट से जा रहे हैं। वहाँ उनकी लाइफ किस तरह की है, उनको क्या कहना चाहोगे जो पेरेंट्स आगे फ्यूचर प्लानिंग कर अपने बच्चों को डंकी से भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि डंकी सिस्टम से बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करके अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल के उसको भेज रहे हो, और फिर भी वो वहाँ पे इलीगल रहेगा। वो वहाँ पे जाके अगर इलीगल नहीं रहेगा तो वहाँ पे जाके असाइलम मांगेगा। असाइलम मांगेगा, इसका मतलब कि वो इंडिया से खुश नहीं है और वो वापस इंडिया नहीं आ सकता। तो आप क्यों ऐसा करना चाहोगे अपने बच्चे के साथ में? बहुत कर रहे हैं अभी, वहाँ पे जाके असाइलम ले लेते हैं और उनको वर्क परमिट भी मिल जाता है थोड़े से दिनों बाद में, और फिर वो काम करना भी शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे ट्रक चलाना शुरू कर दिया है बच्चों ने, खूब अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता वापस क्या नाम है इंडिया आना पड़े उनको, वो नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने असाइलम ले लिया है। असाइलम का मतलब है वो अपने देश को छोड़ चुके हैं। उस देश से उनको प्रॉब्लम थी, इसलिए उस देश को उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो वापस नहीं आ सकते। अच्छा, वो आना चाहे तो आ नहीं सकते? नहीं। और मान लीजिए सपोज करो उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है असाइलम वालों को? हाँ, मिल जाता है। तो ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी नहीं आ सकते वापस? नहीं, क्योंकि वो लिखा गया अब आपके डॉक्यूमेंट्स में। वो जिंदगी में दोबारा आ नहीं पाएगा कभी? लीगली नहीं आ सकते। तो और इलीगल क्या रास्ता है फिर? मुझे नहीं पता क्योंकि वो भी लोग करते हैं। तो इलीगल तो फिर वही दीवार कूदनी होगी आने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जाने के लिए भी दीवार कूदी और आने के लिए भी कूदनी पड़ेगी। और फिर आने के लिए दोबारा फिर आप जाना चाहो तो फिर कूदनी पड़ेगी दीवार, है? जाने के लिए तो फिर ग्रीन कार्ड होगा उनके पास में। अच्छा, ग्रीन कार्ड होगा अगर उन्होंने असाइलम लेके वो सब कुछ कर लिया है। मतलब कि मेरे को डिटेल में नहीं पता, पर मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि लोगों ने असाइलम ले लिया और विद इन फ्यू वीक्स उनको वर्क परमिट मिल गया, और फिर उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया और अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला लिया। पर मैं उस चीज़ में विश्वास नहीं। कैसी लाइफ है ये बच्चे, कैसा ज़िंदगी जीते हैं वहाँ पर जो असाइलम लगाते हैं डोंकी वाले? बहुत बार तो काम नहीं मिलता है, और काम मिलता है तो ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे वो किसी स्टोर में काम कर रहे हैं। अगर वो स्टोर में ही काम करना है, तुमने वहीं पे सफाई करनी है, तो अपना देश क्या माड़ा है? बिल्कुल। तुम 60-70 लाख खर्च करके अगर दूसरे देश में सफाई करने जा रहे हो, तो अपने देश में सफाई करने में क्या बुराई है? बिल्कुल। यहाँ पे अपने उस 60-70 लाख में कोई बिजनेस सेटअप करो, कुछ भी करो, 2 गाड़ियाँ डालो, उनको रेंट पे चलाओ, उसी में तुम्हारी कितनी कमाई हो जाएगी? 2 महीने में, 3 महीने में वो पूरा खर्चा तुम्हारी गाड़ियों का निकल आएगा। तुमने गाड़ियाँ नहीं चलाई, कुछ और बिजनेस कर लो। पर 60-70 लाख डाल के तुम जान जोखिम में डाल के दूसरे देश की सफाई करने की इच्छा तो नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल ना। फिर बच्चों से, जिसके बच्चे हैं तो बच्चों से नहीं मिल पाना, मम्मी पापा बीवी सब छोड़ना पड़ता है फिर वो, तो है ना? बिल्कुल। और वो उनको बुला भी नहीं सकते शायद फिर? नहीं, इजीली बुला भी नहीं सकते उनको। तो फिर वो कट गई लाइफ, उनसे अलग हो गई उनकी। बहुत दुख भरी कहानियाँ हमने सुनी हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी फैमिली उस रास्ते पे चले, उस रास्ते से गुजरे। और आप अभी हम रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ क्या आने का जो प्रोग्राम था आप ही बताइए, और थोड़ा क्या आपने बच्चों को मैसेज दिया, बच्चों से दिन में आप रूबरू हुए थे? तो हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आए, और यहाँ पे हम कोलैबोरेशन के आइडिया से आए हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर सकें, उनको बता सकें कि अगर उनकी बाहर जाके एजुकेशन की इच्छा है तो क्या क्या रास्ते अवेलेबल हैं, और अगर वो यहीं पे पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे किस तरह से अपने वो स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया काफ़ी प्रोग्रेसिव रूट पे है। यहाँ पे भी अपने स्किल सेट को डेवलप करके वो
ग्लोबली compete कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में compete कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि जो अब तक हमने वहाँ पे सीखा है इन बच्चों के साथ में शेयर कर सकें। इन बच्चों के मन में कोई इच्छा हो, कोई क्वेश्चंस हो, उनको हम आंसर कर सकें, उनको बता सकें कि हाँ ये ठीक है या गलत है। क्योंकि यूजुअली इन बच्चों को उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए एजेंट्स के पास में जाना पड़ता है और कई बार इनको ठीक जानकारी नहीं मिलती है, और अगर जानकारी मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। तो हमारा एम ये है कि बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करें। कैसा सेशन रहा, किस तरह की क्वेश्चनिंग थी, क्या बता, थोड़ा समअप उसमें 1-2 लाइन। हाँ, तो आज बच्चों ने यही पूछा है कि यहाँ की एजुकेशन और वहाँ की एजुकेशन में क्या फ़र्क है। तो वो हमने बताया कि फ़र्क कुछ नहीं है, बस स्किल सेट डेवलप करने का है। तुम यहाँ पे डेवलप कर लो, तुम यहाँ पे कम्पीट करो, और अगर तुमने वहाँ जाना है वहाँ पे स्किल सेट डेवलप करके आओ, ग्लोबली कम्पीट करो, अपने देश को आगे बढ़ाओ, वापस आओ और देश को आगे बढ़ाओ। उसके अलावा कुछ लोगों ने पोस्ट डॉक्स के बारे में पूछा कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके बारे में हमने बताया कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जिस भी एरिया में, उसके एक्सपर्ट को देखो कि उनका काम कैसा है। अगर आप वो काम करना चाहते हो, पहले उसके बारे में पढ़ो कि क्या है वो, और फिर उस प्रोफेसर को कांटेक्ट करो विद योर इंटरेस्ट कि हाँ आप उनके साथ में काम करना चाहते हो। होमवर्क आपने करना है, आप दूसरे पर मत छोड़ो कि हाँ एक लाइन की ईमेल डाल के छोड़ दिया कि सर और मैडम आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। उससे उनको कुछ नहीं पता चलेगा आपके बारे में। आपको खुद बताना है कि आपने क्या किया है, और आप जिनको अप्रोच कर रहे हो उनके काम में आपका इंटरेस्ट क्यों है और आप क्यों करना चाहते हो उनके साथ काम। एक मैं चीज़ देख रहा हूँ, आपने कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत की होगी, आपका एक्सेंट बिल्कुल अमेरिकन हो गया। मेरे को खुद को नहीं पता चलता, मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे बताया जब मैं वापस आई कि हाँ एक्सेंट बदल गया, पर मेरी कोई इच्छा नहीं थी एक्सेंट बदलने की। मेरे को हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है। कोई मन की बात आखिर में दर्शकों के साथ शेयर करना चाहो? मन की बात यह है कि इंडिया हमारी मातृभूमि है। हम जो कुछ भी है आज इंडिया की वजह से है। पूरी एजुकेशन हमने यहाँ से ली है। तो हम इस मुकाम पे हैं कि हम जो कुछ भी हमने सीखा है हम वापस देना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने बच्चों को। इसके अलावा मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट में विश्वास रखती हूँ, वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में विश्वास रखती हूँ। और ये विश्वास अब मेरा लड़कों के लिए भी है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ मत भागो क्योंकि वो बहुत कम होती जा रही हैं। तो अपनी कमाई के रास्ते खुद ढूंढना शुरू करो, और वो दोनों के लिए ज़रूरी है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। शादी बाद में, पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो क्योंकि वो तुम्हारी खुशी का ज़रिया है। शादी सेकेंडरी है। और एक बात और, जिन बेटियों को उनके पेरेंट्स दहेज में गाड़ी देते हैं, पहले तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर वो गाड़ी दे रहे हैं, अपनी बेटी को गाड़ी चलाना सिखा के भेजें, और वो गाड़ी वही बेटी लेके जाए जो उसको चलाना जानती हो। इंडिपेंडेंट बनो, दूसरे के ऊपर निर्भरता छोड़ो। गाड़ी पेरेंट्स देंगे, चलाएगा कोई और उसको। और पेरेंट्स को देनी भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी पहली बात यह है कि नहीं देने की ज़रूरत। अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना के भेजो। बिल्कुल, ताकि कोई डिमांड ही ना करे उस जैसी। तो कई गाड़ियाँ वो एक साल की अपनी कमाई से इकट्ठी कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सुमन मैडम। ये थे मैडम सुमन ग्रेवाल, और अभी अमेरिका में रह रही है। बहुत सारे अनुभव बताए, और आप अपने कमेंट्स जरूर लिखना। मुझे लगा कि वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार।